नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे दी हुई संख्या को ज्ञात करना है। इन सभी नंबर्स का आपस में एक निश्चित कनेक्शन है, निश्चित लॉजिक को ये फॉलो कर रही है। वही लॉजिक को हमको स्टडी करना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इन संख्याओं को अगर हम गौर से देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। जैसे कि 121, ये किसका पूर्ण वर्ग है? 121 11 का वर्ग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 11 का वर्ग है। फिर 144, वो किसका वर्ग है? 144 12 का वर्ग है। फिर आगे जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है 289, 289 17 का वर्ग है। फिर 324 18 का वर्ग है। फिर उसके आगे जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है 529, 529 किसका वर्ग है? 529 23 का वर्ग है। और 576, 576 24 का वर्ग है। इस प्रकार का एक इन संख्याओं को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं इनमें क्या संबंध है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 11 12, 11 से 12, फिर दिया हुआ है 17 से 18, फिर दिया है 23 से 24। तो संख्याएं अब इस तरीके से हैं कि एक के बाद दूसरी संख्या आ रही है, 11 के बाद 12, फिर 17 के बाद 18 और 23 के बाद 24। लेकिन अब हमें देखना होगा कि समूह में कितना अंतर है। जैसे 11 से लेके 17 तक कितना अंतर आया? 11 से लेके 17 तक अंतर आया प्लस 6 का। 11 में अगर 6 जोड़े तो 17 आता है। इसी प्रकार 12 में अगर 12 में हम अगर 6 जोड़ें तो 18 मिलता है। मतलब कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पे दूसरे समूह की संख्या मिल रही है। यहाँ पे भी प्लस 6 हुआ है। यहाँ पे देखें तो 17 में अगर 6 जोड़ें तो 23 मिलता है, और 18 में अगर 6 जोड़ें तो 24 मिलता है। तो अगली संख्या इसमें क्या होगी? 23 पे जो हम 6 जोड़ेंगे वो संख्या हमें हमारी अगली संख्या मिलेगी। 23 में 6 जोड़ने पे कौन सी संख्या मिलती है? 29। और 29 का वर्ग क्या होता है? 29 का वर्ग होता है 841। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? 841, 841, जो कि 29 का वर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें एक सीरीज दी हुई है, अल्फ़ाबेट्स की एक सीरीज दी हुई है, और हमें विजुअल एनालॉजी से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमें ये देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची की प्रवृत्ति का अनुसरण करता। प्रवृत्ति का अनुसरण मतलब ये जो लेटर्स का समूह है वो एक निश्चित ट्रेंड को, एक निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रहा है। वही लॉजिक को फॉलो करके इस रिक्त स्थान पे कौन सा समूह आएगा, इन ऑप्शंस में से हमको ज्ञात करना है। अब उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस प्रत्येक समूह में कितनी लेटर्स हैं। तो इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक समूह में इसी प्रकार देखें तो बाकी में भी सभी में 8 8 नंबर, 8 8 लेटर्स हैं। पहले समूह को हम गौर से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमें? ए बी ए डबल सी बी। जो भी हमें अलग संख्या दिख रही है हम उसे रेड से मार्क कर लेते हैं, हम उसे रेड से मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी संख्या हमें अलग दिखी? हमें यहाँ पे कौन से लेटर्स अलग दिखे? यहाँ दिखा डबल सी। माफ़ कीजिएगा, मैं रेड से मार्क कर रहा था। यहाँ पे हमें कौन सा लेटर अलग दिखा? वो हमें दिखा डबल सी, उसके बाद फिर बी। अगले समूह में चलते हैं तो ए बी, फिर यहाँ पे डबल सी दिखा, फिर ए बी आया। फिर अगले समूह में चलते हैं ए, फिर डबल सी आया और बी हुआ। फिर अगले समूह में चलते हैं ए बी डबल सी और आखिरी में 4 लेटर्स। और फिर यहाँ पे देखें तो डबल सी और आखिरी में 5 लेटर। अब पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। पहले समूह में डबल सी के बाद एक लेटर था, दूसरे समूह में डबल सी के बाद 2 लेटर हुए। मतलब क्या हुआ? डबल सी एक
स्पेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, एक स्थान लेफ्ट की तरफ बाएं की तरफ शिफ्ट हो गया दूसरे समूह में। तीसरे समूह में क्या हुआ, डबल सी के बाद 3 लेटर है, डबल सी के बाद 3 लेटर हैं, तो डबल सी यहाँ पे क्या हुआ, डबल सी यहाँ पे 3 स्थान, एक स्थान और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले यहाँ पे एक संख्या थी पहले समूह में, फिर 2 संख्याएं हुई, फिर 3 संख्याएं होगी। चौथे समूह में डबल सी के बाद 4 संख्याएं होंगी, मतलब डबल सी फिर से एक स्थान लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। पांचवें समूह में 5 संख्या हो गई और डबल सी एक स्थान और शिफ्ट हो गया। तो छठे समूह में क्या होगा, डबल सी एक स्थान और आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस समूह में कैसे शुरुआत होगी, ये शुरुआत होगी डबल सी से, और उसके बाद जो भी संख्या है, ये वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी, ये वाला लेटर यहाँ आ जाएगा, डबल सी, ए बी, मतलब डबल सी के बाद अब कितने लेटर्स हो जाएंगे, 6 लेटर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, यदि प्रभा को 27595 के रूप में कोडित किया जाता है और तिलक को 36845 के रूप में कोडित किया जाता है, तो भारती को कैसे कोडित करेंगे। इस प्रकार के सवाल जब भी अब आते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो अंग्रेजी का वर्ड दिया हुआ है उसका जो नंबर्स में कोड है, तो अंग्रेजी के वर्ड में जितने लेटर्स हैं वो उतने ही नंबर्स हमें दिए हुए हैं क्या इस संख्या में। तो इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 लेटर है। यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बराबर हैं। फिर देखें यहाँ पे थिलक में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। यहाँ पे कितनी अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक। अब इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी जो हमको दी हुई है हिंट जो उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभा, लिखा हुआ है हमारे सामने PRABA। प्रभा को कैसे लिखा हुआ है, 2 7 5 9 5। फिर उसके बाद हमारे सामने दूसरे शब्द में क्या लिखा हुआ है, दूसरे शब्द में लिखा हुआ है तिलक, तो THILAK। तिलक के सामने कौन से शब्द दिए हुए हैं, 3 6 8 4 5 1। तो P के लिए कौन सा लेटर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे 2, R के लिए 7, A के लिए 5, B के लिए 9 और A के लिए 5, फिर T के लिए 3, H के लिए 6, I के लिए 8, L के लिए 4, A के लिए 5 और K के लिए 1। अब हमें कौन सा शब्द कौन से वाले लेटर का कोड ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है भारती का। भारती लिखते हैं हम यहाँ पे BHARATHI। सबसे पहला लेटर कौन सा है, बी ढूंढते हैं हम। बी कहाँ पे मिला हमें, ये रहा। बी के सामने कौन सा अंक है, 9। तो बी के सामने 9 है, तो हम जहाँ जहाँ पे भी इस लेटर में 9 बी आ रहा है उसके सामने 9 लिख देंगे। तो बी सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, तो बी के सामने यहाँ पे हमने लिखा 9। उसके बाद है एच। एच कहाँ पे आ रहा है, इस वर्ड में तो नहीं है, इस वर्ड में है। उसके सामने कौन सा लेटर है, एच के सामने है 6। तो हम जहाँ जहाँ पे इसमें एच आ रहा है वहाँ पे 6 लिख देते हैं। एच एक यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगा 6, और एक बार एच यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6। उसके बाद है ए। ए यहाँ पे है तो ए के सामने कौन सा लेटर है, 5। यहाँ पे भी ए के सामने 5 है, यहाँ पे भी ए के सामने 5 है। तो ये ए के सामने 5 है, तो हम जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे 5 लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ पे भी हो जाएगा 5। उसके बाद कौन सा अगला लेटर है, अगला लेटर है आर। आर के सामने कौन सा अंक है, यहाँ पे है 7।
तो आर के सामने जहाँ जहाँ पे आर लिखा हुआ है हम 7 लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। उसके बाद कौन सा लेटर है? टी। टी के सामने कौन सा अंक है? टी के सामने है 3, तो हम टी के सामने यहाँ पे 3 लिख देते हैं। फिर है आई। आई कहाँ पे आ रहा है? आई ये रहा। आई के सामने कौन सा अंक है? आई के सामने है 8, हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 96575368। 96575368 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है, ये रिलेशनशिप से संबंधित सवाल है, जिसमें कहा गया है तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र संतान की पत्नी है। महिला अरुण से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले तो अरुण नाम का व्यक्ति है, तो हम यहाँ पे अरुण लिख लेते हैं। अरुण है, चूंकि मेल है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। मेल जेंडर को हम प्लस से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या कहा गया है इस प्रश्न में? उसने कहा है एक महिला की तरफ वो इशारा कर रहा है और कह रहा है वह मेरे पिता की। कौन कह रहा है? अरुण कह रहा है। तो अरुण के पिता, तो यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं, तो ये हो गए अरुण के पिता। पिता है तो फिर से प्लस का साइन आ जाएगा। वह मेरे पिता की एकमात्र संतान। अरुण कह रहा है उसके पिता की एकमात्र संतान, तो पिता की एकमात्र संतान कह रहा है, तो वो कौन हो जाएगी? वो फिर से अरुण ही हो जाएगा, क्योंकि वो एकमात्र संतान है, ओनली चाइल्ड है। ओनली चाइल्ड है, एकमात्र संतान की पत्नी है। मतलब किसकी पत्नी है? पिता की जो संतान है उसकी पत्नी। तो पिता की संतान कौन है? अरुण। और अरुण की पत्नी ये हो जाए, यहाँ पे आ जाएगी। तो अब क्या पूछा है हमसे? महिला अरुण से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो महिला और अरुण, ये इनका पति पत्नी का संबंध हो गया। तो महिला अरुण से किस प्रकार संबंधित है? अरुण महिला का पति है और महिला अरुण की पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें हमें कहा गया है कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए जाते हैं, उस आधार पर दिए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया है कि यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई, जैसे 8 गुणित 2 बराबर 61, 8 गुणित 5 बराबर 404 और 8 गुणित 10 का मान हमको ये जो कोड दिया हुआ है इस कोड के आधार पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है 8 गुणित 2 बराबर 61। अगर हम नॉर्मल तरीके से इनका गुणा करें तो हमको क्या मिलता है? 8 गुणित 2 बराबर 8 दूनी 16। लेकिन इसको परिवर्तित करके कैसे लिखा गया है? इन्होंने लिखा है 61। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरे इक्वेशन में दिया हुआ है 8 गुणित 5 बराबर 04। नॉर्मल तरीके से अगर हम लिखें, ये नॉर्मल से किया था हमने, अगर इसको नॉर्मल लिखें हम तो कैसे होगा? ये 8 गुणित 5 बराबर 8 पंजे 40 होता है। तो इन्होंने क्या किया? 40 को 04 लिख दिया, मतलब इनके जो डिजिट से इंटरचेंज कर दिए। 61 मतलब यहाँ पे 16 से 61 लिख दिया, यहाँ 40 से 04 लिख दिया। इसी प्रकार तीसरी वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा? 8 गुणित 10 का मान हमको ज्ञात करना है। नॉर्मल तरीके से अगर हम करें तो क्या होता है? नॉर्मल तरीके से करें तो 8 गुणित 10 क्या होता है? 80। इसको परिवर्तित कर देंगे तो कैसे हो जाएगा? इकाई के स्थान पे आ जाएगा 8 और दहाई के स्थान पे आ जाएगा 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 08, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 भी दिया हुआ है 8, लेकिन ये कंफ्यूजन के लिए है। यहाँ पे देखिए हमको 0 भी लिखना है, क्योंकि डिजिट्स के प्लेस वैल्यू इंटरचेंज हो रही है। इकाई का अंक दहाई पे आ रहा है, दहाई का अंक इकाई पे आ रहा है, तो कोड के हिसाब से 08 लिखेंगे। जबकि नॉर्मल हम इसको 8 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें कोड के हिसाब से उत्तर देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। मतलब कि यहाँ पे इन दो संख्याओं का जो अनुपात है
इनमें जो दो संख्याओं में जो लॉजिक लगा हुआ है उसी लॉजिक के आधार पे हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है हमें HI, उसके सामने दिया हुआ है अनुपात में 17। मतलब ये लेटर्स अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं और उसके सामने एक संख्या दी हुई, न्यूमेरिकल नंबर दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं? हम देखते हैं कि H और I की प्लेस वैल्यू क्या है। उस प्लेस वैल्यू से हमको कुछ हिंट मिलती है क्या? प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में हम उसको ABCD को कैसे लिखते हैं? ABCD, और आखिरी में XYZ को कैसे लिखते हैं? A को 1, A की प्लेस वैल्यू 1, B की 2, C की 3, D की 4, इसी प्रकार X की 24, Y की 25 और Z की 26, क्योंकि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। तो इसी प्रकार H की प्लेस वैल्यू कितनी है? H की प्लेस वैल्यू है 8, और I की प्लेस वैल्यू कितनी है? I की प्लेस वैल्यू है 9। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, 8 धन 9 कर दें तो कितना मिलता है हमको? 17 मिलता है। तो यहाँ पे ये क्या लॉजिक लगा हुआ है? इन दोनों की प्लेस वैल्यू का योग जो आता है वो इस नंबर के रूप में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? P और Q दिया हुआ है। P की प्लेस वैल्यू कितनी है वो हमको लिखना है, और Q की प्लेस वैल्यू कितनी है वो हमको लिखना है। जब हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम काफ़ी आसानी से जान जाएंगे कि P की प्लेस वैल्यू होती है 16 और Q की प्लेस वैल्यू होती है 17। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना मिलता है? 16 और 17 को जोड़ने पे 33 की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी? 33। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 9:5 हो जाता है। दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। काफ़ी सरल सवाल है। हमसे कहा गया है कि दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना है? उनका अनुपात 5:3 है। तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या है 3x। हाँ, अब हमसे क्या कहा गया है कि इन दोनों का वर्तमान में अनुपात क्या है? 5:3। अब क्या कहा गया है कि प्रत्येक में से अगर 9 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 9:5 हो जाता है। तो अगर पहली संख्या में से 9 घटा दें तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 9, और दूसरी संख्या में से अगर x 9 घटा दें तो वो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 9। तो फिर नया अनुपात क्या प्राप्त होता है? 9:5। बस इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हमको हल करना है तो दोनों संख्याएं हमको मिल जाएंगी। इसको आगे हल करते हैं तो ये ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 25x माइनस 9 पंजे 45 बराबर, ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 तिया 27x माइनस 9 81। और आगे हल करते हैं, x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं तो ये 25 उधर चले जाएगा और 81 इधर आ जाएगा। तो 81 उधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 81 माइनस 45, और ये 25x से उधर आके माइनस हो जाएगा तो 27x माइनस 25x। इसको कैसे लिख सकते हैं? 27x में से 25x गए तो बचते हैं 2x बराबर, और 41 में से अगर हम 45 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 81 में से 45 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 36। 81 में से 45 घटाने पे 36 आ जाता है। 2x बराबर 36, तो x बराबर 36/2
मतलब 18। x का मान क्या आ जाता है, x बराबर 18। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 5x है। 5x है तो कितना हो जाएगा ये, 5 गुणित 18 मतलब 90। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या है 3x। 3x मतलब 3 गुणित 18 मतलब कि 54। तो ये दोनों संख्या हो जाएंगी। दोनों संख्याएं क्या है, पहली संख्या है 90, दूसरी संख्या है 54। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे ये लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है, मैथमेटिकल एबिलिटी का सवाल है। इसे देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया है। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट दी। उन्हें प्रकाशक से 30% कमीशन मिला। उसका लाभ में प्रतिशत क्या होगा। हाँ, अब हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझनी होगी कि मुद्रित मूल्य क्या होता है और कॉस्ट प्राइस क्या। लाभ सबसे पहले, सबसे जो बेसिक चीज़ होती है किसी भी इस लाभ हानि के सवाल में, वो हमें ये जानना होता है कि लाभ या हानि क्या होती है। किसी व्यक्ति को लाभ कब होता है, लाभ जब होता है कि जब वो कोई वस्तु एक निश्चित भाव पे बेचे, जो उसका सेलिंग प्राइस हो वो उसकी लागत मूल्य से या कॉस्ट प्राइस से कम हो। सेलिंग प्राइस अगर उसका लागत मूल्य से ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर उसने 10 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में बेचा और 9 रुपये में खरीदा, तो कितने का उसको लाभ हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। हाँ, अब इसमें एक, ये तो सेलिंग प्राइस मतलब जिस पे बेचा, और कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा या लागत। अब आगे हमसे क्या कहा गया है, मुद्रित मूल्य। मुद्रित मूल्य भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको बोलते हैं हम मुद्रित मूल्य या मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, हम जब भी बाजार जाते हैं, कोई चीज देखते हैं, कोई वस्तु देखते हैं, तो उस पर हमेशा एक निश्चित प्राइस, एक मूल्य प्रिंट होता है, उसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ उस वस्तु का मार्क्ड प्राइस या मुद्रित मूल्य उसके सेलिंग प्राइस के बराबर हो। मतलब कि जैसे आप कोई पेन खरीदने गए, उस पे बाहर छपा हुआ है कि पेन 100 रुपए का है, लेकिन दुकानदार आपको 90 रुपए या 80 रुपए में भी दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि मार्क्ड प्राइस उसका 100 रुपए है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है, 90 रुपए। तो मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर भी हो सकता है और उससे कम, उससे ज्यादा भी हो सकता है। कम तो नहीं होगा, क्योंकि कभी भी आपसे कोई भी दुकानदार उस पे जो मुद्रित मूल्य उससे ज्यादा पैसे नहीं लेगा। अगर मान लो 100 रुपए है तो वो अधिक से अधिक आपसे 100 रुपए ही ले सकता है। 100 रुपए प्रिंट है तो 100 रुपए ही ले सकता है, या उससे कम ले सकता है, उससे अधिक नहीं ले सकता। ये हमारा यहाँ पे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इतना डिस्कशन किया। अब हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट दी। तो एक पुस्तक है, मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस, उसका मार्क्ड प्राइस 100 रुपए है। माना मुद्रित मूल्य कितना है, 100 रुपए है। अब हमसे प्रश्न में आगे क्या पूछा गया है, उसका लाभ में प्रतिशत क्या होगा। लाभ के लिए हमें ये दोनों ज्ञात करना पड़ेंगे, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। जब तक हमें उसकी बिक्री का मूल्य प्राप्त नहीं होगा और उसकी लागत का मूल्य प्राप्त नहीं होगा, हमें उसका लाभ या हानि की जानकारी नहीं मिल सकती। हमें कहा गया है कि मुद्रित मूल्य पे 10% की छूट थी। माना हमने कि मुद्रित मूल्य था 100 रुपए, तो 10% की छूट दे दी इस मूल्य पे, मतलब 100 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी, 90 रुपए में बेच दी। तो ये क्या हो गया, 90 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। 10% की छूट या डिस्काउंट दी तो 90 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस के लिए आगे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, उन्हें प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है।
वो पुस्तक का विक्रेता है, वो बुक कहाँ से खरीदता है, उस पुस्तक को कहाँ से खरीदता है? पब्लिशर से, प्रकाशक से। प्रकाशक उससे कैसे कमीशन देता है? 30% का। किताब पे उसने जो भी मूल्य छाप के दिया, माना 100 रुपये छाप के दिया, तो उस पर वो उसको कमीशन दे रहा है कि आप 100 रुपये की चीज़, छपी हुई चीज़ मेरे से ले लो, और मुझे उसके बदले में मैं आपको 30% का कमीशन दे रहा हूँ, मतलब मुझे 70 रुपये दे दो। तो 30% कमीशन ऑन मार्क प्राइस, 30% कमीशन मार्क्ड प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस कितना था? उसने 100 रुपये छाप के दिया, लेकिन हकीकत में उसको 30% कम करके दिया, तो 100 रुपये में से 30 रुपये उसने कम कर दिए। 30% कमीशन के बाद वो वस्तु दुकानदार को कितने में मिली? 70 रुपये में मिली, क्योंकि उस पर छपा हुआ था 100 रुपये, और 100 रुपये में से 30% का कमीशन था जो प्रकाशक ने उसको दिया था। तो ये अपना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब हमसे सवाल में पूछा गया है लाभ का प्रतिशत क्या है, मतलब दुकानदार ने वो पुस्तक 70 रुपये में खरीदी है और 90 रुपये में बेची है, अब लाभ का प्रतिशत चाहिए हमको। तो लाभ क्या होता है? लाभ हमने देखा था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस था 90 और कॉस्ट प्राइस था 70, तो लाभ हो गया 20 रुपये। लेकिन हमसे यहाँ पे लाभ हो गया 20 रुपये। लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो लाभ के प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ के प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम? वो होता है लाभ बटे लागत मूल्य गुणित 100। तो इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ कितना हुआ उसको? 20 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपये। लागत कितनी थी? 70 रुपये गुणित 100। बस इसको हमको हल करना है, तो हमारा उत्तर मिल जाएगा हमको। तो ये 10 से 10 कट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 200/7। बस अब इससे आगे ये विभाजित नहीं होगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बच्चे 6, 7 8 56, फिर बचते हैं 4 और नीचे 7, तो 28 सही 4/7। ये उसका लाभ का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न काफ़ी सरल था, लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें हमारे फंडामेंटल नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ऐसे प्रश्न हल कर पाएंगे। इसी प्रकार के फंडामेंटल प्रश्न आप पाने के लिए कृपया करके चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, इससे उसकी मासिक कुल बिक्री 20% कम हो गई, मासिक बिक्री के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पे भी हमें पहले थोड़ा फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल वैल्यू कितनी होती है? जब कोई दुकानदार कोई वस्तु बेचता है तो सेल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? सेल वैल्यू निकालते हैं उसका प्राइस गुणित नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे कि अगर पिछले वाले उदाहरण में चलते हैं हम, तो उसने एक पुस्तक 90 रुपये में बेची और मान लेते हैं 10 पुस्तकें बेच दी, तो उसकी सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी सेल वैल्यू 900 रुपये हो जाएगी। अब हम भी यहाँ पे तीनों चीज़ें दी गई है इस प्रश्न में। उसने कहा है सेल वैल्यू में 10% की वृद्धि की गई, तो मान लेते हैं कि पहले सेल वैल्यू थी 100। हम ऐसे लिख लेते हैं, सेल वैल्यू में कितनी वृद्धि की गई? सेल वैल्यू में वृद्धि की नहीं, सेल वैल्यू नहीं, उसके प्राइस में वृद्धि की गई, माफ़ कीजिएगा। सेल वैल्यू तो हमको ज्ञात करनी है। प्राइस में कितनी वृद्धि की गई? 10% की। तो प्राइस मान लेते हैं पहले 100 था, तो अब बढ़ के कितना हो गया? 10% बढ़ के 110। इसको और हल करें तो ये कैसे हो जाएगा? ये 10 से 10 कट जाएगा, तो प्राइस अगर पहले 10 था तो अब हो गया है 11। 10% की वृद्धि की गई, तो उससे क्या हुआ? इससे उसकी मासिक बिक्री में 20% की कमी हो गई।
बिक्री मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स में, नंबर ऑफ यूनिट्स पहली जितनी बिकती थी अब उससे 20% कम बिकने लगी। तो यूनिट्स या नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, पहले उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स 100 बिकती थी, अब कितनी हो गई, 20% की कमी होके 80 बिकने लग गई। इसको और हल कर लेते हैं, ये 20 से कट जाएगा, ये गया 4 बार, ये गया 5 बार, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो जाएगी अब उसकी, नंबर ऑफ यूनिट्स पहले थी 5, अब हो गई 4। अब सेल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू का हमने देखा ही था अभी फॉर्मूला, वो है प्राइस गुणित नंबर ऑफ यूनिट्स। तो प्राइस कितना था पहले सिनारियो में, पहली स्थिति में जब उसने मूल्य वृद्धि नहीं की थी तो प्राइस था उसका 10 और नंबर ऑफ यूनिट थी 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 5, ये हो जाएगा 10 प्राइस था और नंबर ऑफ यूनिट्स थी 5, तो सेल वैल्यू कितनी थी उस केस में 50। अब इसी प्रकार से दूसरे सिनारियो में क्या है हुआ, दूसरे सिनारियो में हुआ उसकी सेल वैल्यू क्या है, प्राइस अब क्या हो गया, प्राइस बढ़ के हो गया 11 और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई 4 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। तो पहले उसकी सेल वैल्यू थी 50 जो अब घट के 44 रह गई है। तो मासिक बिक्री के मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ा, तो कितने का अंतर आया यहाँ पे, पहले 50 रुपए की सेल्स होती थी उसकी, अब 44 रुपए की सेल्स हो रही है, तो कितने प्रतिशत का अंतर आया, इस कितने प्रतिशत का अंतर आया, ये आया है 50 और 44 का अंतर कितना होता है 6, और पहले कितनी थी, उस पहले थी 50, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा, ये 1 ये 2 मतलब 12%, 12% उसकी वैल्यू कम हुई है, पहले 50 रुपए का सामान बेचता था अब 44 रुपए का बेचता है, तो 12% डिक्रीज हुआ उसकी सेल वैल्यू, मासिक बिक्री मूल्य पे उस पर 12% की कमी आई है। इसके लिए भी हमने जो फंडामेंटल्स डिस्कस किए हैं दोस्तों, प्लीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसका नोट बनाइएगा। सेल वैल्यू बराबर प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मतलब एक वस्तु का मूल्य गुणित नंबर ऑफ यूनिट्स, जितनी वस्तु की बिक्री हुई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में ये हमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का सवाल है, जिसमें हमें कहा गया है 150 मीटर लंबी ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, 20 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में हमको ज्ञात करनी है। जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो हमें सबसे जो फिर से यहाँ पे हम फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक ट्रेन है, मान लेते हैं ये ट्रेन है इतनी लंबी, और ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है। अब हमसे कहा गया है कि ट्रेन 150 मीटर लंबी है, प्लेटफॉर्म 450 मीटर लंबा है, और ये दूरी तय करने में वो 20 मिनट का समय लेती है। तो हमको ये समझना है कि ट्रेन जब यहाँ से जब चलना शुरू करती है, मान लेते हैं ये उसका इंजन है, तो जब वो इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इस दिशा में बढ़ेगी तो वो कितनी दूरी तय करेगी, वो प्लेटफॉर्म की तो दूरी तय करेगी, साथ में अपनी लंबाई को भी तय करेगी। तो हम इसको इस तरीके से समझें कि जब उसका इंजन यहाँ पे आ जाएगा तो ट्रेन किस स्थिति में होगी, ट्रेन इस स्थिति में होगी। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, नहीं, हम कब कहेंगे, जब ट्रेन का आखिरी छोर, आखिरी डिब्बा भी उस प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे को पार कर लेगा, मतलब ट्रेन इस स्थिति में चली जाएगी, यहाँ पे उसका इंजन आ जाएगा और यहाँ पे उसका आखिरी डिब्बा आ जाएगा। तो दूरी कितनी तय करी उसने, दूरी इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत से लेके अपनी खुद की दूरी भी तय करी है, अपनी लंबाई की दूरी भी तय करी है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लो a थी और ट्रेन की लंबाई थी b, तो कुल दूरी ट्रेन ने कितनी तय करी, उसने तय करी a प्लस b। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमको समझनी चाहिए। अब इसी की जगह अगर हमसे ये कहा जाता है कि ट्रेन ने एक खंबे को या एक खड़े हुए आदमी को, एक बिजली के खंबे या एक आदमी को पार किया,
तो उसने कितनी दूरी तय करी। एक खंबा कैसे होता है, खंबा यहाँ पे होता है, पोल मान लेते हैं ये पोल है, या कोई एक आदमी भी खड़ा हुआ है, तो आदमी और पोल की जो दूरी होती है वो नगण्य मानी जाती है ऐसे केस में। तो मान लेते हैं कि ट्रेन यहाँ पे थी, ये उसका इंजन है इस साइड में। तो जब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक इनको पार करने के लिए किस स्थिति में आना पड़ेगा ट्रेन को, इनको पार करने के लिए इस स्थिति में आना पड़ेगा कि ये उसका आखिरी डिब्बा हो और ये उसका इंजन हो। तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी, ट्रेन ने सिर्फ अपनी ही दूरी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करी है। तो जब व्यक्ति को पार करना हो तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई, हमने कितना माना था ट्रेन की लंबाई b, तो b मीटर की ही दूरी तय करी। लेकिन प्लेटफॉर्म के केस में क्या होता है कि वो प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करती है और अपनी लंबाई की दूरी भी तय करती है। ये इसका फंडामेंटल बेसिक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 450 मीटर। उसको तय करने में, दूरी तय करने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की गति क्या है, गति मतलब स्पीड। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस बटा टाइम। तो इस केस में ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी है अपने प्रश्न में उसने 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, मतलब उसने कितनी दूरी तय करी है 150 धन 450। और इसके लिए उसको कितना समय लगा है, उसको समय लगा है 20 सेकंड का। ऊपर की जो संख्या है वो मीटर की उनकी यूनिट है और नीचे की जो संख्या है उसका सेकंड का यूनिट है। तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी, इसको हल करना है। 150 और 450 होता है 600 बटे में 20, 0 से 0 गया 3, तो ये हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की स्पीड क्या हो गई, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब हमसे एक और चीज कही गई है कि उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। तो उसको कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम इसमें 18/5 का गुणा कर देते हैं। 30 गुणित 18/5, 5 एकम 5 और ये 5 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 6 पंजा 30। तो ये कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। बस हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।